नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे डीएम्स थे जिसमें सबने मुझसे मेरी एआईपीजीटी मैंने प्रिपरेशन कैसे की और मेरा स्केड्यूल कैसा था और शादी के बाद भी मैंने कैसे मैनेज किया, सब कुछ इसके बारे में सबने पूछा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे डीएम्स का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने एक वीडियो बना ली। तो बिना कोई टाइम पास किए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही सोच लिया था जब आप पीजी का पेपर देने जाओगे और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें आपको 3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इन 3 प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है, बस वही आपकी पीजी की प्रिपरेशन है। पहली प्रॉब्लम ये कि आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपको आंसर याद नहीं आ रहा, या मतलब पता ही नहीं है कि है क्या, मुझे पता ही नहीं है। दूसरा ये कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है और मैं 2 आंसर्स या 3 आंसर्स के बीच में कंफ्यूज हूँ। और तीसरा ये कि टाइम ही नहीं बचा कि मैं सारे अटेम्प्ट कर पाऊँ या फिर गो थ्रू कर पाऊँ पूरा पेपर कि मैंने ढंग से किया या नहीं किया और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, इतना टाइम ही नहीं बचा। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में से सबसे पहले पहली वाली डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारी ये थी कि मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये है क्या, ना मुझे इसका आंसर पता ना कुछ। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेबस कवर करना है हमें, उसमें संहिता पढ़नी है, उसमें शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आयुष जीके पढ़ना है। ठीक है, आयुष जीके कोई भी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दिलवा सकती है तो वो है आयुष जीके, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होते। मतलब संहिता से, शॉर्ट सब्जेक्ट से हमें ट्रिकी और मिलते जुलते श्लोक वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर आयुष जीके से नहीं आते। और आयुष जीके में जो फैक्ट है वो है पढ़ो करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुष जीके एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है अगर किसी ने अच्छे से पढ़ ली तो। उसके बाद आते हैं संहिता पे। तो मैं संहिता कैसे पढ़ती थी कि संहिता का ना मुझे पता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अगर आपने संहिता शुरू कर दी पढ़नी तो आपका एक लह बन जाता है संहिता पढ़ने का। आपका संहिता पढ़ने का बहुत मन करता है, फिर जब आपने शुरू कर दी आपको बस स्टार्टिंग में पुश करना होता है उसे। ठीक है, तो मैं, कुछ लोग अर्ली राइजर होते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ाई करते हैं, तो टाइम आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम क्या है आपकी पढ़ने का, आपकी फोकस का। तो मैं पढ़ती थी सुबह। ठीक है, तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाती थी। तब मैं हॉस्टल में थी और मैं 4 साढ़े 4 उठ जाती थी और सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ती थी मैं संहिता। ठीक है, चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, कोई भी श्लोक याद करती थी, कंटेंट पढ़ती थी और एमसीक्यू लगाती थी संहिता के। रोज़ सुबह यही करती थी मैं। मतलब हमारी ड्यूटी 9 बजे से होती थी और अराउंड, अगर मैं 4 साढ़े 4 से मैंने शुरू किया है तो मैं 8-8:20 तक तो मैं आराम से संहिता पढ़ती थी, आराम से संहिता पढ़ती थी। और इतनी संहिता मुझे लग रहा है मैंने पढ़ी होगी, क्योंकि फिर मैं बाकी टाइम शॉर्ट सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ती थी क्योंकि टाइम कम था। तो इतनी संहिता पढ़ी होगी और इतने में ही हो गया। मतलब इतनी मैं बहुत फोकस से पढ़ती थी, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी उस टाइम पे संहिता। और इतने से ही हो गया था मुझे, बाद में काफ़ी संहिता के क्वेश्चन मुझे पेपर में काफ़ी ठीक तरीके से आते थे। उसके बाद आता है शॉर्ट सब्जेक्ट। सिलेबस कवर करने में हमने संहिता कवर की, हमने आयुष जी के कवर की, फिर है शॉर्ट सब्जेक्ट। अब तुम्हें शॉर्ट सब्जेक्ट में ना सबसे पहले ये सोचना है कि तुम्हें सबसे पहले क्या कवर करना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत बार पढ़ाई मांगते हैं। मतलब रस शास्त्र, कौमार भृत्य, द्रव्य गुण, इसमें तुम्हें बार बार जो ड्रग्स है द्रव्य गुण के, तुम्हें बहुत बार, अगर तुमने ये लास्ट के दम पे छोड़ा तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुम्हें ये चीज़ें शुरू से लेके चढ़नी है। उसके बाद काय चिकित्सा हो गई, पंचकर्म हो गया, शालाक्य हो गया, क्रिया शरीर हो गया, ये सब तुम संहिता से भी कवर कर सकते हो। मोस्टली इनमें संहिता का ही होता है, काय चिकित्सा में चरक का। मोस्टली ये वाले जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं संहिताओं से। मगर कौमार भृत्य हो गया, रस शास्त्र हो गया, इनके लिए तुम्हें अच्छे से लग के बैठना पड़ता है और बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी तुम्हें कुछ याद होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने लास्ट में पढ़ा और हम चले गए। तो इस वजह से मैंने रस शास्त्र, कौमार भृत्य और डीजी के ड्रग्स, ये मैंने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिए थे, मतलब स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिए थे पढ़ना। रिसर्च एंड मेथडोलॉजी के भी काफ़ी अच्छे अब क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी छोड़ के नहीं जानी बिल्कुल भी किसी को। ठीक है, अब हमारा वो वाला हर्डल क्रॉस हो गया इन चीज़ों को पढ़ के कि हमें कुछ पता ही नहीं है अब इसमें कि अभी भाई आ क्या रखा था। ठीक है, फर्स्ट हर्डल ये था कि हमने क्वेश्चन देखा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सेकेंड हर्डल है कि हमने क्वेश्चन देखा, अब हमने ये चीज़ सुनी है, पढ़ी है, याद भी है, लेकिन हमें 2 में कन्फ्यूजन है, 3 में कन्फ्यूजन है। तो इस हर्डल को आप पार कर सकते हो एमसीक्यू की लग के प्रैक्टिस करके। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो तुम्हें रोज़ 200 एमसीक्यू तो करने ही। एक्चुअली एक मुझे डीएम आया था कि मैम मुझे मूल मंत्र बता दो एआईपीजीटी क्लियर करने का। तो मुझे लगता है एमसीक्यू ही है मूल मंत्र। पीजी का एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस क्लियर करने का एमसीक्यू ही है मूल मंत्र। ठीक है, तो अभी है, जैसे अभी का टाइम है, अभी 6 महीने हैं पेपर में, कम से कम तो 6 महीने हैं। तो अभी तुम्हें चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं, जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें लगाने हैं। एग्जाम में जब 2-3 महीने बचेंगे तब तुम्हें लगाने शुरू करने हैं
फुल सिलेबस के एमसीक्यूज, तब तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर देना है। जो सब्जेक्ट तुमने नहीं भी पढ़ा अगर उसका भी एमसीक्यू आ रहा है तो तुम्हें स्किप नहीं करना है, तब भी तुम्हें करना है। तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस पॉइंट्स ऐसे कवर हो जाते हैं, और कवर भी ऐसे होते हैं कि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठी रहती है जब तुम एमसीक्यू लगाते हो। जब दूसरे हमें बोलते हैं ना कि एमसीक्यू ऐसे लगाओ और ये वो, तो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हमें ऐसा लगता है जो चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं है फिर मैं एमसीक्यू लगाऊँ, मुझे कैसे फ़ायदा होगा। पर मैंने करके देखा है, तुम भी एक बार करके देखो, 2-3 हफ्ते करके देखो, या कोई भी तुम्हारा कोचिंग का टेस्ट आ रहा है तो वो करके देखो, होगा। मतलब एमसीक्यू से बहुत फ़र्क पड़ता है, एमसीक्यू से बहुत फ़र्क पड़ता है। तीसरी हर्डल होगी कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा, कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा कि मैं रिव्यू कर सकूँ पेपर, या मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं पूरा अटेम्प्ट कर सकूँ, वो तो और बुरा है। तुम्हारी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट जो है। एक, तुम उस टाइम जब पेपर में बैठे हो तो तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये नहीं कि आराम आराम से एमसीक्यू कर रहे हो या फिर कुछ भी। उस चीज़ के बारे में किसी और वीडियो में अगर तुम्हें चाहिए कि पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, मैं बहुत तिगड़ा में लगाई थी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकें और मतलब मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं ताकि मुझे वो मिल सके। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका अगर तुम्हें एक और वीडियो चाहिए तो दूसरी बन सकती है। और दूसरी फैक्टर जिस पे टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है वो है तुमने मॉक टेस्ट कितने दिए हैं। तो कम से कम मेरे कोचिंग में 1 महीने पहले मॉक टेस्ट शुरू हो गए थे और मैंने सारे दिए थे, सारे। और मैं तुम्हें बताऊं मेरे फर्स्ट में 60 मार्क्स आए थे, 60, ओनली 60, क्योंकि तैयारी मेरी इतनी पक्की नहीं हुई थी तब तक भी, क्योंकि बहुत कम टाइम था। उस 1 महीने में मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए, मैं पढ़ाई भी करती थी, मॉक टेस्ट टाइम पे देती थी। उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी उनके आंसर्स हैं, मैं अगर मुझसे कुछ गलत हुआ, जो सही भी हुआ ना मैं उसको भी एक बार देख लेती थी, जो भी गलत है दोबारा नोट्स खोलती थी और मैं दोबारा वो बुक खोलती थी, संहिता खोलती थी और वहीं पे ही रेड पेन से लिख लेती थी या मार्क कर लेती। अगर तुम्हारे पास टाइम ठीक ठाक है, मतलब तुम फाइनल ईयर में हो, तुम सेकेंड ईयर में हो, तुम थर्ड ईयर में हो, तो तुम ये कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका कि तुम एक डायरी बना लो और तुम जो भी टेस्ट देते हो उसमें जो भी आंसर गलत हो ना, जो भी क्वेश्चन गलत हो या जो तुम्हें नहीं आता है, तुम उस डायरी में लिखते रहो, एक मोटी डायरी बना लो। एट द एंड वो डायरी तुम्हारे इतने काम आने वाली है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने ढंग से मॉक टेस्ट दिए हैं, टाइमर लगा के बैठ के एकदम अच्छे से, तो टाइम मैनेजमेंट होना और टाइम की कमी हो जाना पेपर में, ये वाले चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एक ओवरव्यू हो गया कि तुम्हें पीजी एंट्रेंस अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर उसकी तैयारी करनी कैसे है, अगर तुम इंटर्नशिप में हो या फिर तुम्हारे पास कम भी टाइम है या ज़्यादा भी टाइम है। तो ओवरऑल तो यही है, सबका बेसिक यही होता है। लोगों ने पूछा था कि मेरा रूटीन कैसा था, मैंने कैसे मैनेज किया, सब कुछ, शादी भी थी और सब कुछ था, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज किया। मेरी वीकनेस उस टाइम पे संहिता थी, तो मैं रोज़ सुबह उठती थी लगभग 4-4:30 के करीब और मैं संहिता पढ़ती थी। अब मैं तुम सबको ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर से तुम्हारा जो स्केड्यूल है, जो टाइमिंग है, जो बेस्ट परफॉर्म करने की टाइमिंग है, वो तुम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हारा रात को ज़्यादा अच्छा से पढ़ने का टाइम है तो तुम तब पढ़ लो, सुबह उठने का, अगर सुबह उठना हो सकता है और सुबह उठने का टाइम है तो तुम वो कर लो। तो मैं सुबह उठती थी, मैं संहिता पढ़ती थी, चरक के, सूत्र स्थान के और सिद्धि स्थान के तो मैंने नोट्स भी बना रखे थे, उनकी भी पीडीएफ चाहिए तो मतलब तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जितने के मैंने बना रखे थे नोट्स, तो जो भी मुझे संहिता में पढ़ना होता था, और मैं एमसीक्यू बहुत करती थी सुबह, ठीक है। उसके बाद मेरी ड्यूटी लगभग 9 बजे से शुरू हो जाती थी और 9 से 1, मतलब बहुत हेक्टिक ड्यूटी का टाइम होता था हमारे हॉस्पिटल में। मतलब पेशेंट लोड भी सही था, तो काफ़ी पेशेंट्स आते थे। इस टाइम पे पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती थी। अगर तुम्हारी बिल्कुल जैसे स्वास्थ्य वगैरह टाइप की किसी डिपार्टमेंट में लगी तो उसमें थोड़ा पेशेंट लोड एज़ कम्पेयर टू दैट कम था, तो उसमें तुम पढ़ सकते थे। और जो हेक्टिक ड्यूटी थी तो उसमें मैं एमसीक्यू करती रहती थी, लाइक कॉन्स्टेंटली मेरी थाइस पे मेरा फ़ोन रहता था जिसमें वो खुला था और मैं उसमें एमसीक्यू लगाती रहती थी। 1 बजे 1-1:30 के करीब जब हम फ्री हो जाते थे, मैं हॉस्टल जाके खाना खाती थी, फिर मैं वापस आती थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ 2-2.5 घंटे, 4 बजे तक, हमारा बायोमेट्रिक का टाइम 4-4:30 का था, तो मैं तब तक पढ़ती थी अपनी फ्रेंड के साथ में। उसके बाद जब मैं वापस आती थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं 25 मिनट का अलार्म लगा के एक नैप लेती थी, क्योंकि बहुत थक जाती थी सुबह का वो, तो एक नैप लेती थी। उसके बाद उठ के अपना पानी वानी पी के फिर दोबारा पढ़ने लग जाती थी। और उसके बाद मेरी जितनी भी क्लासेस बची थी मैं वो क्लासेस लेती थी और क्लासेस कवर करती थी। और रिकॉर्डिंग क्लास होने वाली होती थी उससे पहले मैं जो कल क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज़ कर लेती थी, फिर मैं क्लास ले लेती थी जो भी हमारे सर पढ़ा रहे होते थे। उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सो भी जाती थी, जल्दी उठना होता था, तो मैं मतलब एमसीक्यू करते करते सोती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम करते करते सो गई। बस पूरे दिन का स्केड्यूल यही होता था।